Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 16 of this series, that is heat and optics. Okay. So इसका ऑप्टिक्स पार्ट हमारा चालू है. ओके. ऑलमोस्ट ऑल हमने इसके सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए. ओके. तो ऑप्टिकल फाइबर और उसके एप्लीकेशंस हमने देखे थे. ऑप्टिकल फाइबर का कुछ न्यूमेरिकल्स बाकी रह गए थे. उसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं जैसे न्यूमेरिकल एपर्चर. ओके. उसका फॉर्मूला हो गया. वो सबके जो न्यूमेरिकल्स है वो हमें देखने बाकी थे. ओके. तो आज के लेक्चर में हम उसके बेसिस पे, उस फार्मूला के बेसिस पे जो कुछ न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं वो न्यूमेरिकल्स हम जो आज इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे. और कुछ क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हुए, तो वो क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे कर लेंगे, विच इज़ लाइकली टू बी कमिंग इन द एग्जाम. नाउ प्रोसीड टू अवर फर्स्ट स्लाइड. सो देखो पहले क्या है, न्यूमेरिकल एपर्चर चीज़ क्या उसका फॉर्मूला था वो समझ लो. तो क्या न्यूमेरिकल एपर्चर देखो कैसा एक तरह का मतलब गैप स्लिट रहता है ना, वैसा उसी को बोला जाता है न्यूमेरिकल एपर्चर. ओके. ऑब्स्टेकल टाइप. द साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इज नोन एज द न्यूमेरिकल एपर्चर. तो क्या है देखो यही होता है, जो एक्सेप्टेंस एंगल होता है उसका साइन ऑफ द एक्सेप्टेंस एंगल्स इज नोन एज ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इज नोन एज द न्यूमेरिकल एपर्चर. तो रिप्रेजेंट क्या करता है, लाइट गैदरिंग पावर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर. मतलब कितने अमाउंट का लाइट ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू पास ऑन हो सकता है, ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट किया जाता है बाय यूजिंग द न्यूमेरिक एपर्चर. ओके. इसका एक सिंपल फॉर्मूला है विच इज़ गिवन बाय एन ए इक्वल टू. ओके. एन ए इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर द न्यूमेरिकल एपर्चर एंड साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल मीन्स साइन ऑफ थीटा है, साइन थीटा है. ये हो गया. तो नेक्स्ट क्या है, इक्वल टू अंडर रूट μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर. ओके. तो इक्वल टू अंडर रूट क्या होगा, म्यू ऑफ कोर स्क्वायर माइनस म्यू ऑफ क्लैडिंग स्क्वायर. तो जो म्यू होता है ये क्या है एक्चुअल में हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. तो कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ओके उसका स्क्वायर माइनस क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो उसका स्क्वायर. ओके. ये दोनों का जब हम डिफरेंस लेंगे उसका फिर स्क्वायर रूट लेना है हमें. ओके. ये एक्चुअल में हमारा क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल एपर्चर का फॉर्म हो जाएगा. ओके. न्यूमेरिकल एपर्चर का एक्चुअल जो फॉर्मूला रहेगा वो यही चीज़ है. ओके. तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है देखो, वेयर म्यू वन है वो एक्चुअल में क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर है. और जो म्यू2 है वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग है. अभी कोर और क्लैडिंग क्या चीज़ थी, वो ऑप्टिकल फाइबर है, हमने स्टडी कर लिया. तो देखो ऑप्टिकल फाइबर ऐसा एक फाइबर जैसा पार्ट था. यहाँ पे जो अंदर के साइड का जो पार्ट है ओके उसको हम बोलते थे कोर. ये जो पार्ट रहता था अंदर का पूरा ओके ये जो पार्ट है पूरा इसको कोर बोला जाता था. और जो बाहर का जो बाउंड्रीज है ओके उसको बोला जाता था क्लैडिंग. ओके. उसको क्लैडिंग बोला जाता है. मतलब ये जो पार्ट है वो ओके इसको क्लैडिंग बोला जाता था. ओके. जो कोर रहता था वो ज़्यादा डेंसर था और जो क्लैडिंग रहता था वो रेयर था, मीन्स लेस डेंसर ऐसा है ना, और उसको रेयर बोलते इस तरह से. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्वियसली कोर का ज़्यादा होगा और क्लैडिंग का कम ही होगा क्योंकि कोर ज़्यादा डेंसर था. तो ज़्यादा डेंसर पार्ट जो रहता है डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा रहता है. ओके. सो डेंसर माइनस रेयर मतलब डेंसर तो मिलेगी जो वैल्यू आपको न्यूमेरिकल एपर्चर की वो पॉजिटिव ही मिलने वाली, इससे ये पता चलता है आपको. ओके ना. सो ये सब हो गया. और जो थीटा है एंगल देखो यहाँ पे साइन ऑफ एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल. तो एक्सेप्टेंस एंगल हमारा क्या था, जैसे ही आप कोई इंक्लूड करते हैं ओके ना यहाँ पे किसी भी लाइट को ओके तर तो ये देखो यहाँ पे वही, तो ये जो एंगल बनेगा ना यहाँ पे वही एक्चुअल में क्या होता है, एक्सेप्टेंस एंगल होता है. कि ये मैक्सिमम एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस की जिससे ये पॉसिबल हो पाता है हमारा क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना यहाँ पे.
ओके, उसी को बोला जाता है एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। ओके ना, आप वो वीडियो वापस एक बार देख सकते हो। ओके ना, उसमें नेक्स्ट अभी देखते हैं द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग आर ओके 1.60 एंड 1.49 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट क्रिटिकल एंगल एट कोर क्लैडिंग इंटरफेस। ओके, तो क्या पूछा गया है, देखो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है? कोर का दिया गया है और क्लैडिंग का दिया गया है। तो उससे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? μ1 और μ2 से। तो μ1 क्या होना चाहिए हमारा? 1.60। ओके, और μ2 की वैल्यू हमारी क्या होगी? 1.49। ओके, ये हमारे μ2 की वैल्यू होनी है। ओके, और अभी इसमें और क्या पूछा है कि क्रिटिकल एंगल क्या होना चाहिए? ओके, क्रिटिकल एंगल जो एट कोर क्लैडिंग इंटरफेस। तो क्रिटिकल एंगल पूछा गया है कि कोर और क्लैडिंग जो है, ओके, यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, ओके, वो क्रिटिकल एंगल एक्चुअली में होता क्या है? ओके, तो ये कैसा होगा? देखो, इसका फॉर्मूला है IC, क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला देखो, साइन IC इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। ओके, तो क्या है? साइन IC इक्वल टू μ2 बाई μ1 है। ओके, तो इसमें IC इक्वल टू क्या बनेगा? साइन इनवर्स ऑफ μ2 बाई μ1। ओके, साइन इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ μ2 बाई μ1। तो μ2 का वैल्यू कितना होगा? 1.49। ओके, जो एक्चुअल में हमारा क्लैडिंग रहेगा। क्लैडिंग का हमें मालूम है कि लेस रहता है। ओके, और देन कोर का ज़्यादा रहता है। एंड डिवाइड बाई 1.60 इक्वल टू साइन इनवर्स की वैल्यू कितनी बनेगी? ये अगर हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये कितना बनेगा? 1.49 डिवाइड बाई 1.60। ओके, ये वैल्यू कितनी बनेगी? IC इक्वल टू 68 डिग्री 37 मिनट। ओके, इतना वैल्यू बनेगा। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट द न्यूमेरिकल एपर्चर ऑफ ए कोर एंड एक्सेप्टेंस एंगल। ओके, तो ये न्यूमेरिकल एपर्चर पूछा है कोर एंड एक्सेप्टेंस एंगल के बेसिस पे। ओके, तो क्या पूछा गया है कि यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल एपर्चर पूछा है कोर का, एंड हमें एक्सेप्टेंस एंगल भी पूछा गया है। okay, दो चीज़ें हैं यहाँ पे हमें पूछी गई है। ओके, न्यूमेरिकल एपर्चर लिख देते हैं, और थीटा ए भी पूछा गया है हमें। थीटा ए की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। ओके, अभी क्या है? इफ़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है कोर का, वो कितना गया है? 1.5 उसकी वैल्यू दी गई है। ओके, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स μ1 की वैल्यू है 1.5 एंड क्लैडिंग इज 1.46 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग इज 1.46। सो μ2 की वैल्यू लिखो, μ2 इक्वल टू 1.46। ओके, अभी क्या करना है हमें? न्यूमेरिकल एपर्चर का फॉर्मूला पहले फाइंड करो। तो ये फॉर्मूला क्या है? न्यूमेरिकल एपर्चर NA इक्वल टू अंडर रूट μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर। ओके, सो NA इक्वल टू अंडर रूट μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर। तो ये सॉल्व करो तो कितना? 1.5 होल स्क्वायर माइनस 1.46 होल स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करोगे, ओके, अंडर रूट में, तो ये पूरा जब सॉल्व करके आप आंसर मिलेगा आपको, तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ NA इक्वल टू 0.344 ऐसा होगा। 0.344 ये न्यूमेरिकल एपर्चर होगा। नाउ नेक्स्ट क्या है? एक्सेप्टेंस एंगल फाइंड करना है। तो एक्सेप्टेंस एंगल्स मीन्स थीटा ए। थीटा ए का फॉर्मूला क्या है? इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ NA। ओके, साइन इनवर्स ऑफ न्यूमेरिकल एपर्चर रहेगा। तो ये कितना बनेगा? साइन इनवर्स ऑफ 0.344। ओके, ये चीज़ होगी। अभी क्या करना है? थीटा ए को अगर आप सॉल्व करते हो, ओके, इसका, तो ये साइन इनवर्स अगर इसका फाइंड कर दिया तो वो कितना बनेगा? इट इज़ अबाउट 20.12 डिग्री। ओके ना, ये ऐसा बनेगा 20.12
डिग्री, ये चीज़ होगी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। तो न्यूमेरिकल एपर्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज 0.26। ओके, 0.26 ये हमारा क्या है, न्यूमेरिकल एपर्चर की वैल्यू दे दी। मतलब क्या है, एन की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई है। वो कितना है हमारा 0.26। ओके, ये हमारा एन का वैल्यू है। ओके, तो न्यूमेरिकल एपर्चर की वैल्यू कितनी हो गई 0.26। एंड नेक्स्ट क्या बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, इट्स कोर इज 1.5। तो जो कोर था हमारा, जो ऑप्टिकल फाइबर का कोर था, बीच वाला जो पार्ट था, ओके ना, जो सिलेंडरिकल पार्ट के बीच का, ओके, वो पार्ट को क्या बोल जाते हैं, कोर। ओके, बीच में जो पार्ट रहेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी है, कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है 1.5। ओके, नाउ कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। अभी क्या हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो क्लैडिंग का है उसकी वैल्यू फाइंड करनी। आल्सो कैलकुलेट एक्सेप्टेंस एंगल, और एक्सेप्टेंस एंगल भी फाइंड करना है। तो पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू फाइंड कर लो, उसके बाद तो एक्सेप्टेंस एंगल तो फाइंड हो ही जाएगा। तो ये कैसे करेंगे हम, तो देखो कैसा है, न्यूमेरिकल एपर्चर तो दिया गया है हमें पहले से। तो न्यूमेरिकल एपर्चर का ही फॉर्मूला यूज़ करो। तो वो फॉर्मूला क्या आएगा, न्यूमेरिकल एपर्चर इक्वल टू √μ1² माइनस μ2²। ओके, ये देखो यहाँ पे लिखा गया है, NA इक्वल टू √μ1² माइनस μ2²। ओके, उसमें क्या है, μ1 हमारा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, एंड μ2 जो वैल्यू लिखी है उसे एक्चुअल में बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। ओके, तो μ2 ही हमें फाइंड करना है। ओके, यहाँ पे दिया है, देखो μ2 ही हमने फाइंड करना है। तो अभी इसे एक्सपांड कर दे। ओके, तो NA का वैल्यू लिख देते हैं, तो 0.26 बन जाएगा। और ये देखो इस तरह से बनेगा, ये 1.5 होल स्क्वायर माइनस μ2²। ओके, ऐसे बनेगा। तो इसमें से क्या करेंगे, अभी दोनों साइड में स्क्वेयरिंग कर दो। स्क्वेयरिंग जैसे ही हम ये स्टेप पे स्क्वेयरिंग करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। देखो यहाँ पे 0.26 होल स्क्वायर इक्वल टू 1.5 होल स्क्वायर माइनस μ2²। ओके, ये बनेगा। तो μ2² की वैल्यू कितनी बनेगी, 2.25 माइनस 0.06176 ऐसा बनेगा। तो अगर ये हम सॉल्व कर दें, अगर μ2² इक्वल टू, तो ये बनेगा 2.1824 ऐसा बन जाएगा। एंड μ2 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, और μ2 की जो वैल्यू बनेगी वो कितना बनेगी, 1.477 ऐसा बच जाएगा। ओके, μ2 की वैल्यू कितना, μ2 इक्वल टू 1.477 साइन थीटा ए इक्वल टू NA। ओके, न्यूमेरिकल एपर्चर बन जाएगा ये, थीटा ए इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.26। ओके, थीटा ए इक्वल टू थीटा ए इक्वल टू 15 डिग्री यहाँ पे बन जाएगा। ओके, साइन इनवर्स ऑफ 0.26 मीन्स 15 डिग्री। इक्वल टू क्या बनेगा, 15 डिग्री। ये अगर आप इसकी वैल्यू अगर कैलसी में आप फाइंड करोगे तो ये कितना बनेगा, ये 15 डिग्री बन जाएगा। ओके ना, इस तरह से रहेगा। तो ये चीज़ है, इसमें हमने क्या फाइंड किया है, एक्चुअल में न्यूमेरिकल एपर्चर तो हमें गिवन ही था, उसके बेसिस पे और कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे हमने क्या किया, न्यूमेरिकल एपर्चर का फॉर्मूला लिखा, और उससे फिर पहले तो हमने क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर दिया। जैसे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग हमें मिल गया, हमने क्या फाइंड किया, एक्सेप्टेंस एंगल फाइंड कर लिया। फॉर्मूला क्या था, न्यूमेरिकल एपर्चर इक्वल टू साइन थीटा। न्यूमेरिकल एपर्चर का तो वैल्यू था हमारे पास। ओके, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ न्यूमेरिकल एपर्चर, ऐसा वो फार्मूला हमने यहाँ पे एक्चुअल में यूज़ किया। ओके, और उसके बेसिस पे हमें यहाँ पे एक्सेप्टेंस एंगल की वैल्यू भी मिल गई। ओके, तो एक ये इम्पोर्टेंट फॉर्म था। नेक्स्ट देखते हैं,
तो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग इज गिवन। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, कोर का भी दिया है और क्लैडिंग का भी दिया हुआ है। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर है 1.54। ओके, एंड क्लैडिंग जो है उसका रिस्पेक्टिव इंडेक्स है 1.50। ओके, रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट एक्सेप्टेंस एंगल, और हमें पूछा गया है एक्सेप्टेंस एंगल, बस हमें इतना ही दिया गया। तो पहले तो हमें μ1 भी दिया हुआ है, μ1 मतलब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर है, और μ1 की वैल्यू है 1.25, इसलिए लिखो μ1 इक्वल टू 1.54। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग भी दिया है, वो कितना है μ2 कितना है 1.50, μ2 इक्वल टू 1.50 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया, एक्सेप्टेंस एंगल पूछा गया है, तो थीटा ए की वैल्यू हमें एक्चुअल में फाइंड करनी है। एक्सेप्टेंस एंगल मीन्स थीटा ए। तो देखो पहले हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, वो क्या होगा हमारा, न्यूमेरिकल एपर्चर इक्वल टू, तो ये फॉर्मूला ऐसा रहता है, देखो न्यूमेरिकल एपर्चर इक्वल टू साइन थीटा ए इक्वल टू √μ1² माइनस μ2², ये सब एक ही फॉर्म है। ओके, तो ये हमें क्या ज़रूरत है, सिर्फ साइन थीटा ए माइनस μ1² माइनस मू2² इतना ही ज़रूरत है। ठीक है, इसलिए ये आगे का निकालेगा इक्वल टू μ1² माइनस μ2²। एक्सेप्टेंस एंगल फाइंड करना है ना, μ1 μ2 का वैल्यू मालूम है, तो वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, इक्वल टू √μ1² माइनस μ2² करना है, तो वही वैल्यूज μ1 की वैल्यू जो है 1.54। ओके, और μ2 की वैल्यू कितनी थी हमारी, μ2 इज इक्वल टू 1.50, वैल्यूज पुट किया तो कितना बनेगा, √1.54 होल स्क्वायर माइनस 1.50 होल स्क्वायर। ओके, देन साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा 0.3487। ओके, ये हो जाएगा, एंड थीटा ए इक्वल टू कितना होगा, साइन इनवर्स ऑफ 0.3487 बन जाएगा। इसका एंड थीटा ए कितना बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ 0.3487। तो ये अगर आप वैल्यू फाइंड करते हो तो इसका एंगल मिलेगा आपको, थीटा ए की वैल्यू इज अबाउट 20.40 ओके डिग्री, ऐसा बनेगा ये 20.40 डिग्री बन जाएगा ये एक्चुअल में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो एक और क्वेश्चन है, देखो ये 6th क्वेश्चन, कैलकुलेट द न्यूमेरिकल एपर्चर एंड एक्सेप्टेंस एंगल फॉर एन ऑप्टिकल फाइबर। तो क्या था, देखो यहाँ पे हमने न्यूमेरिकल एपर्चर हमें फाइंड करना है और एक्सेप्टेंस एंगल भी फाइंड करना है ऑप्टिकल फाइबर का, और गिवन में क्या क्या है, कोर और क्लैडिंग की वैल्यूज़ हमें गिवन है। ओके, कोर का भी वैल्यू गिवन है और क्लैडिंग का भी गिवन है, मीन्स हमारे पास μ1 और μ2 का वैल्यू यहाँ पे गिवन है। ओके, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज गिवन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग इज आल्सो गिवन। ओके, सो बाय यूजिंग दिस वैल्यूज वी हैव टू फाइंड द न्यूमेरिकल एपर्चर। ओके, तो ये वैल्यूज़ ही हमें यूज़ करके एक्चुअल में न्यूमेरिकल एपर्चर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, so what is the value? Okay, so the value of mu core, that is the refractive index of core, is equal to 1.40. Okay, we know that the unit is not given because the refractive index is unitless quantity, because it is the ratio of same quantities, that's why unities gets cancelled. Then mu cladding, that is refractive index of cladding, which is equal to 1.35. mu cladding is equal to 1.35. Now next is
solution is mu core equal to 1.40 and mu cladding is equal to 1.35. Now we have to find numerical aperture. So write the formula of the numerical aperture on the basis of refractive indices of core and cladding. तो ये कितना बनेगा देखो, एक्सेप्टेंस एंगल एक्चुअल में फाइंड करना है. न्यूमेरिकल एपर्चर इक्वल टू मीन्स एन ए इक्वल टू अंडर रूट म्यू कोर होल स्क्वायर माइनस म्यू क्लैडिंग होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1.40 होल स्क्वायर माइनस 1.35 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1.96 माइनस 1.8225 ओके इक्वल टू अंडर रूट 0.1375. ये अगर आप फाइंड करते हो, ये अगर लिखते हो आप ओके डिफरेंस है, ये सॉल्व करते हो तो ये एक्चुअल में वैल्यू गिनेगी 0.1375. ओके ये वैल्यू मिलेगी. ओके इसका अगर स्क्वायर रूट लेते हो आप तो ये स्क्वायर रूट कितना बनेगा, स्क्वायर रूट अगर इसका लेते हो सो एन ए की वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ पे 0.3708. ओके ये वैल्यू बनेगी यहाँ पे. देन नेक्स्ट क्या होगा इसका, ये न्यूमेरिकल एपर्चर की वैल्यू हो गई. इसका भी कोई यूनिट नहीं होता. क्यों नहीं यूनिट होता, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस पे डिपेंड करती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस तो ऑलरेडी यूनिटलेस क्वांटिटी है. देन एक्सेप्टेंस एंगल इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एन ए. ओके इट इज न्यूमेरिकल एपर्चर. थीटा ए इक्वल टू यहाँ पे क्या बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ न्यूमेरिकल एपर्चर वैल्यू इज 0.3708. सो थीटा ए वैल्यू इज इक्वल टू 21.76 डिग्री. ओके ये हमारा एंगल बन जाएगा यहाँ पे. ओके जब हम ये सॉल्व करेंगे तब. तो यही था ये क्वेश्चन में कि हमें पास अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर है और क्लैडिंग है तो हमें पहले तो न्यूमेरिकल एपर्चर फाइंड करने आना चाहिए उसके फॉर्मूला बेसिस पे. देन एक्सेप्टेंस एंगल भी न्यूमेरिकल एपर्चर के बेसिस पे हम फाइंड कर सकते हैं. ठीक है सो ये एक्चुअल में चीज़ थी यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि एक्सेप्टेंस एंगल किस तरह से फाइंड किया जाता है व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ कोर एंड क्लैडिंग इज गिवन. वही चीज़ देखने थी. फिर नेक्स्ट देखते हैं कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. ओके क्वेश्चन बैंक के लास्ट लेक्चर में हमने कुछ देखे थे, अब भी देख लेते हैं और कुछ. तो क्वेश्चंस में देखो क्या है, ये ऑप्टिकल फाइबर के बेसिस पे देखो क्वेश्चन है. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ कोर इज डैश देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ क्लैडिंग इन ऑप्टिकल फाइबर. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मालूम है कोर का कैसा रहता है और क्लैडिंग का कैसा है. तो कोर एक्चुअल में कैसे रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस जो है कोर का वो एक्चुअल में डेंस रहता है बहुत. ओके वहाँ पे डेंसर है. डेंसर मतलब क्या रहता है, वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस कभी भी ज़्यादा ही होना चाहिए. डेंसर पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस अगर आप काउंट करने जा रहे हो, ओके काउंट करते हो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर उसका काउंट करते हो तो आपको वो कभी भी ज़्यादा ही मिलेगा. ओके कम नहीं मिलेगा. तो इसलिए क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ core is greater than refractive indices of cladding in optical fiber. okay ये चीज़ होगी. नेक्स्ट क्या है देखो, जो टोटल कंडीशंस ऑफ TIR. तो TIR क्या चीज़ है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए. ओके तो पहली तो है लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम. ये करेक्ट है, ऐसी कंडीशन होनी ही चाहिए. देन नेक्स्ट क्या है, आई इज़ ग्रेटर देन आई सी. मतलब क्या है, क्रिटिकल एंगल से वो ज़्यादा ही होना चाहिए. नेक्स्ट क्या है, म्यू कोर इज़ ग्रेटर देन म्यू क्लैडिंग. मीन्स वही अभी बताया मैंने वही है. मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज़ ग्रेटर देन दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग. तो ये चीज़ होगी यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर में. ओके ये चीज़ होगी तभी चल में क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है. तो मतलब ये तीनों की तीनों कंडीशन सही है. ओके तो इसलिए ऑप्शन हमें क्या क्लिक करना चाहिए, इसमें मैंने ग्रेटर होना चाहिए. देखो
इसमें होना चाहिए ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्या है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज कॉल्ड। तो देखो ऑप्टिकल फाइबर का हमने देखा था, ये जो पार्ट रहता था उसका एकदम सेंट्रल में भी कुछ पार्ट रहेगा। ओके, जो सेंट्रल पार्ट था जहाँ से एक्चुअल में लाइट प्रोपेगेट होती है, मीन्स लाइट एक्चुअल में ट्रैवल करती है जिस पार्ट के अंदर से। ओके, वो जो पार्ट है उसी को एक्चुअल में बोला जाता है कोर। ओके, बाकी सब तो उसके आउटर पार्ट रहते हैं। ओके, सबसे इनर पार्ट जो रहता है वही एक्चुअल में होता है एक कोर। ओके, इट इज़ वेरी सेंट्रल, इट इज़ सेंट्रल पार्ट ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर। ओके, ऑप्टिकल फाइबर केबल, सो इट इज़ नोन एज द कोर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ लाइट वेव्स ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज डिपेंड्स ऑन। ओके, तो मतलब क्या है कि जो ऑप्टिकल फाइबर के लाइट वेव्स रहते हैं, ओके, उसका जो कलेक्शन किया जाता है डिपेंड्स ऑन, तो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कितने लाइट वेव्स उसमें से गैदर्ड होके जाएंगे। ओके, कितने कलेक्ट होके जाएंगे, वो एक्चुअल में किस चीज़ से वो एक्चुअल में डिटरमाइन किया जा सकता है। ओके, क्या चीज़ है जो उसको रिप्रेजेंट करती है, जो नीचे के ऑप्शन है उसमें से। ओके, कोई साइज तो नहीं आ सकता, सो बचेगा देखो ये बोथ ये सब नहीं होगा और नन ऑफ द अबव भी, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई एक ही ऑप्शन रहेगा। तो वो ऑप्शन यहाँ पे क्या बनेगा, न्यूमेरिकल एपर्चर, जो एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन है कि गैदरिंग ऑफ दी लाइट वेव्स ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर, इसका एक्चुअल में बोला जाता है न्यूमेरिकल एपर्चर। ओके, इसको बोला जाता है। ना वो अभी नेक्स्ट देखते हैं, इसका क्या न्यूमेरिकल एपर्चर आएगा। नेक्स्ट क्या है, द पार्ट्स ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर्स आर। ओके, तो इसमें से नीचे जो दिए गए ऑप्शंस, ओके, इसमें से हमें एक्चुअल में आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पार्ट्स एक्चुअल में ऑप्टिकल फाइबर के पार्ट्स है। ओके, सो पहला तो कोर है, कोर तो सबसे सेंट्रल पार्ट है, हमने अभी बोला, तो वो तो ऑप्टिकल फाइबर का पार्ट होना ही है। ओके, वो है करेक्ट ऑप्शन है। देन नेक्स्ट है क्लैडिंग। क्लैडिंग मीन्स कोर के बाहर का पार्ट है। ओके, जो कोर को कवर करता है ऐसा पार्ट जो है उसे बोला जाता है कि क्लैडिंग, तो वो भी पार्ट ही हुआ ऑप्टिकल फाइबर का। नेक्स्ट क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोटिंग। ओके, तो प्राइमरी कोटिंग एक चीज़ है और सेकेंडरी कोटिंग एक चीज़ है, तो दोनों भी क्या होगा, तो पहले आएगा प्राइमरी कोटिंग, देन सेकेंड आएगा सेकेंडरी कोटिंग। ओके, सो प्राइमरी कोटिंग पहली चीज़ होगी। ओके, उसके बाद सेकेंडरी कोटिंग चीज़ होगी। ओके, ये दोनों एक्चुअल में क्या रहता है कि ये जैकेट टाइप रहता है उसका प्रोटेक्शन। ओके, उसके बाहर का सबसे आउटर पार्ट जो रहता है वही रहता है ये प्राइमरी और सेकेंडरी कोटिंग। तो इस तरह से ये सारे के सारे एक्चुअल में पार्ट्स रिप्रेजेंट करते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स को। ऑप्टिकल फाइबर्स के एक्चुअल में सब पार्ट्स हैं। दिस ऑल द आर दी पार्ट्स ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर्स। ओके, इसलिए ऑप्शन क्या आएगा हमारा, ऑप्शन डी आएगा। ओके, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि इसका रीज़न भी है कि जो कोर है वो सबसे सेंट्रल पार्ट है, देन उसके बाहर का पार्ट है क्लैडिंग के, उसके बाहर का जो है क्लैडिंग के भी बाहर जो एक्चुअल में आउटर जैकेट जैसा काम करता है वो क्या, वो कोटिंग रहता है, वो है प्राइमरी कोटिंग रहता है। ओके, और उसके भी बाहर एक कोटिंग रहता है जो एक्चुअल में उसको ही सबसे आउटर में जो रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कोटिंग वहाँ पे बोलते हैं। ओके, सो दिस आर ऑल आर दी पार्ट्स ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर।
नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो अभी ये क्या है, देखो साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इज नोन एज। तो देखो एक एंगल बताया गया है जो एक्सेप्टेंस एंगल है उसका साइन, ओके, साइन फंक्शन जो है विथ एक्सेप्टेंस एंगल अगर हम कंसीडर करें ऑप्टिकल फाइबर का जो एंगल है, ओके, साइन, उसका साइन फंक्शन अगर हम कंसीडर करें तो वो एक्चुअल में किसके बराबर आता है? तो एक्सेप्टेंस एंगल तो नहीं आ सकता आंसर, एक्सेप्टेंस कौन भी नहीं आ सकता। तो इसका एक ही आंसर पॉसिबल है जो हमने अभी न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे तभी आया था, ओके, विच इज इक्वल टू न्यूमेरिकल एपर्चर, ओके, बिकॉज न्यूमेरिकल एपर्चर इक्वल टू साइन थीटा है, दैट इज साइन ऑफ एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस दैट इज साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम लार्जर देन क्रिटिकल एंगल देन फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन occurs। क्या लिखो, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम लार्जर देन क्रिटिकल एंगल देन फिनोमेना ऑफ डैश डैश, ओके, occurs। मीन्स जब भी क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो अगर वो हमारे क्रिटिकल एंगल जो हमने बोला था, ओके, जिसमें एक्चुअल में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता था, ओके, ऐसा एंगल रहता है उसे बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। तो इस क्रिटिकल एंगल है जो क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस जो रहते हैं उस इंसिडेंस एंगल से भी अगर कोई इंसिडेंस एंगल अगर ज़्यादा हो, जैसे ही ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, वहाँ पे रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो गया, ओके, रिफ्लेक्शन होगा ऐसे केस में। और इस केस में अगर रिफ्लेक्शन होता है, ओके, हम बोले उस रिफ्लेक्शन को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ओके, तो हम लिख सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स। नेक्स्ट देखो क्या है, इन फाइबर ऑप्टिक थ्रेड, ओके, जो हमारे पास रहते हैं फाइबर ऑप्टिक के जो थ्रेड्स रहते हैं, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इनर कोर इज, ओके, तो फाइबर ऑप्टिक थ्रेड्स मीन्स क्या है, जो हमारे ऑप्टिकल फाइबर्स ही रहते हैं उसी को बोला जाता है फाइबर ऑप्टिक थ्रेड, ओके। तो ऑप्टिकल फाइबर्स जो रहते हैं उनमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है कोर का, ओके, तो क्लैडिंग के साथ कंपैरिजन में है अगर, ओके, तो कितना हो सकता है उसका वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोर से क्लैडिंग का? तो कोर हमने बोला है कि वो तो बहुत ज़्यादा डेंसर रहता है, तो डेंसर है मतलब उसका क्लैडिंग से ज़्यादा ही होगा ना, ओके, क्लैडिंग इतना डेंसर नहीं है कोर की जितना, तो कोर का क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इनर कोर इज ग्रेटर, हायर देन क्लैडिंग, इसका आंसर आएगा हायर देन क्लैडिंग। नेक्स्ट क्या है, angle of incidence that causes refracted ray to bend through 90 degree is called, ओके, तो देखो क्या बोला है कि एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है कि ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है कि जिसके वजह से एक्चुअल में हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे रहती है, ओके, जैसे ही हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी बढ़ता जाता है, ओके, बट ये कब होता है, जब डेंसर मीडियम से रेडिएट में कर रहे हो, ओके, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर रिफ्लेक्टेड रे बेंड हो रही है 90 डिग्री में, ओके, तो ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या बोल सकते हैं, ओके, तो इसके लिए स्पेशल नेम दिया गया है, उसी नेम को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल रहता है कि इस एंगल से अगर आप थोड़ा भी ज़्यादा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा देते हो तो वो रे डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाती है, ओके, मीन्स उसी को बोला जाए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्या है कि थिन फ्लेक्सिबल ग्लास रॉड्स टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन रीजन टू अनदर इज नोन एज, ओके, तो ऐसे कुछ थिन फ्लेक्सिबल है ग्लास रॉड से, ओके, ग्लास रॉड्स ऐसे ग्लास रॉड्स रहते हैं वो, ओके, मतलब ये हमने जो पढ़ा वही बता रहे हैं, ग्लास रॉड्स, ओके, जिसके अंदर से डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है एक रीजन से दूसरी रीजन पे, ओके, मीन्स एक प्लेस हमने कंसिडर किया, उस प्लेस से दूर के किसी प्लेस पे अगर हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं सिर्फ एक ग्लास रॉड की मतलब जो थीन और फ्लेक्सिबल है, तो उस
ग्लास फाइबर्स, ओके, ग्लास रॉड को क्या बोला जाता है? ओके, सो इट इज नोन एज दी ऑप्टिकल फाइबर्स, ओके, इसका नाम होगा। हमने जो एक्चुअल में स्टडी किया हुआ है, कॉपर वगैरह नहीं आएगा, ऑप्टिकल फाइबर से आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कुछ, लाइट इन ऑप्टिकल फाइबर्स इज, ऑप्टिकल फाइबर में जो लाइट रहती है वो एक्चुअल में कैसी होती है? ओके, वो रिफ्लेक्टेड भी नहीं बोल सकते, रिफ्लेक्टेड भी वैसे रिफ्लेक्टेड होता है बट इतना नहीं, ओके, उतना तो रिफ्लेक्टेड नहीं बोल सकते, कुछ और यूज़ करना पड़ेगा बेटर वर्ड। तो स्ट्रेटन तो नहीं है, स्ट्रेट ऐसा तो नहीं जाते डायरेक्टली, तो ये बनेगा टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड, ऐसा बन जाएगा इसका। तो इसका क्या बनेगा, जो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है जो लाइट, ओके, उसी को एक्चुअल में बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, भी इसी चीज़ को बोला जाता है। तो अभी क्या है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या बनेगा, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। The angle which is formed between normal and ray entering a medium is known as, तो क्या बोला है देखो, जो एंगल हमें फॉर्म हो रहा है बिटवीन नॉर्मल यानी जो रे एंटरिंग अ मीडियम, मीडियम में जो रे एंटर हो रही है वो, और जो नॉर्मल है वो, ओके, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसी को एक्चुअल में बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाएगा, ओके ना। मतलब क्या है, जो ये अगर मीडियम है नॉर्मल ही होगा, अगर ये एंगल इंसिडेंस हो रही है तो ये दोनों के बीच का जो एंगल रहेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस ही रहेगा ना, ओके, ये चीज़ होती है। देन नेक्स्ट अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बोला है अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ ए मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द माई मिरर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज, तो इसका आप सॉल्व कर सकते हो। देखो रे ऑफ लाइट हमें स्ट्राइक किया बोला है द सरफेस ऑफ मिरर एट एन एंगल 30 डिग्री विद द मिरर, तो ये मिरर का सरफेस है, वहाँ पे उसने स्ट्राइक किया रे ऑफ लाइट ने विथ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मिरर, मिरर के साथ ही 30 डिग्री एंगल है, मीन्स ये एक्चुअल में ग्रांसिन एंगल हो गया। तो यहाँ पे जितना एंगल आएगा वही एंगल यहाँ पे भी आएगा, तो ये एंगल हमारा कितना होगा, 30 हो जाएगा, ये बीच में 90 हो जाएगा, सो ये 60 बन जाएगा, ओके ना, 60 माइनस 30 हो जाएगा तो 90 बनता है वो टोटल, इसलिए वो हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिलेगा, वो एक रिफ्लेक्शन मिलेगा वो एक्चुअल में रहेगा 60 डिग्री। फिर क्या करना है, नेक्स्ट देखो क्या है, लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाई ए डैश डैश, ओके, तो लाइट एक्चुअल में किसने होता है, इट इज प्रोड्यूस बाई ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ओके, ऐसा लाइट का जो ऑब्जेक्ट है उसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोला जाता है। नेक्स्ट क्या होता है,
एन एग्जाम्पल फॉर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इज, जो नॉन ल्यूमिनस जो रहता है, ओके, नॉन ल्यूमिनस जिसमें जो लाइट रहती है वो किसी एक सब्सटेंस से क्रिएट नहीं होती, ओके। तो आप इसका एक इजी एग्जाम्पल आप कंसिडर कर सकते हो, विच इज इलेक्ट्रिक बल्ब। नॉन ल्यूमिनस में जिसका खुद का कुछ लाइट नहीं है वो, तो ये मून बनेगा, मून का खुद का लाइट नहीं होता है। मून पे जो लाइट हमें पता चले वो एक्चुअली में सन का ही लाइट है, ओके, वो एक्चुअली में मून पे दिख रहा है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, the phenomenon by which the incident light falling on a surface is sent back into the same medium is known as sent, यहाँ पे बैक आएगा, ओके ना, सेंड बैक, ये आप कर दो यहाँ पे चेंजेस, ओके, बैक, सेंड बैक इन द सेम मीडियम इज नोन एज, मतलब ऐसा कौन सा फिनोमिना है कि जिसमें एक्चुअल में हम इंसिडेंट करते हैं लाइट को सरफेस पे और वो अगेन उसी मीडियम में, सेम मीडियम में उसको वापस भेज देती है, ओके। तो इसको क्या बोला जाता है एक्चुअल में, रिफ्लेक्शन बोला जाता है, ओके, इसी फिनोमिना को, जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं या फिर रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं, दोनों रहेगा, ओके। पर इसका आंसर आप रिफ्लेक्शन ही लिखो, ओके, सिंपल लैंग्वेज में हम रिफ्लेक्शन ही बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके, रिफ्लेक्शन के लॉज के हिसाब से अगर हम कंसिडर करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, ओके, आपको क्या लगता है, ओके। तो अगर आप कंसिडर करें एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में, अगर अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ, तो उसमें देखो ऐसा रहता है, यहाँ पे आपका सरफेस है, ये आपका हो गया नॉर्मल, जैसे आपने एंगल ऑफ यहाँ पे इंसिडेंस कर लिया, ओके, और यहाँ पे हो जाएगा रिफ्लेक्ट, ओके, दूसरे, और क्या होगा, ये टाइम पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो रहेगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा यहाँ पे, ये रहेगा, मतलब सेम रहेगा दोनों। तो इसका आंसर एक्चुअल में क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इक्वल टू आर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए वैक्यूम इनटू अ ग्लास ब्लॉक, इट्स स्पीड, तो क्या होता है, लाइट अगर ट्रैवल कर रही है एक वैक्यूम से, वो अगर ग्लास ब्लॉक में जाती है तो उसकी स्पीड में कुछ चेंजेस होते ही कि नहीं, ऐसा पूछा गया, ओके। तो एक्चुअल में जब लाइट अगर किसी भी मीडियम से, एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में ट्रैवल भी कर रही है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होती, क्योंकि उसके वेव्स भी ट्रांसफर होते रहते हैं, लाइट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी मीडियम हो, ओके। लाइट तो किसी भी मीडियम में ट्रैवल करनी है, स्पेस में भी तो ट्रैवल करती है, वहाँ पे भी वैक्यूम होता है, ट्रैवल तो करती है, ओके। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आने के बाद स्पीड उसका कम हो जाता है, ऐसा, ओके, रहता है। तो इसलिए क्या होगा, इट स्टेज सेम, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, तो ऑप्टिक फाइबर का कौन सा एडवांटेज है, तो फर्स्ट देखो क्या लिखा है, द सिग्नल्स ट्रैवलिंग थ्रू देम हैड टू बी बूस्टेड एट इंटरवल्स, तो उसके अंदर से जो सिग्नल जा रहे हैं वो बूस्टेड होने के चांसेस हैं, दे ऑक्यूपाई लेस स्पेस देन मेटल केबल्स, ओके, ये बराबर है, स्प्लिट इजीली, दे आर एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल, ओके। तो इसका आंसर ये आएगा, बी ऑप्शन ही सही है, ओके। बाकी सब तो कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है, स्प्लिट इजीली ऐसा कुछ नहीं रहता, एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल, तो एक्सपेंसिव इतना भी नहीं रहता वो, ठीक है ना। सो
this is all about the optics part. Okay, I hope you have cleared all these things about the today's lecture. If you have any doubt, you can ask. Thank you very much.